हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है डेली शाम को 6 बजे। तो दोस्तों, कल हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इन जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये हमारे सारे के सारे, इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसा कि हमारा लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी बाकी रह रहा है, तो उन सभी के लिए आप इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। तो बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हम आपका पहला क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोकोक्ति क्या होती है? लोक की उक्ति होती है, लोक की बातें होती हैं, लोगों के लेख होते हैं या अच्छी बातें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो आप देखते ही काट दोगे, लेकिन जहाँ बात आती है कन्फ्यूज़न वाली तो वहाँ आपको ए और ऑप्शन बी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखिए आप इसकी संधि करके देख सकते हो, लोक प्लस उक्ति, यानी लोक की उक्ति, उक्ति होती है कथन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, लोक की बातें, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। रस का भेद बताना है। तो रस देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ इनको ध्यान से और समझदारी के साथ पढ़ने की आवश्यकता होती है। भक्ति रस, भक्ति रस में आपको भक्ति भाव प्रकट होगा। जैसे ही आपको पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, किसी भगवान या किसी देवी की आराधना हो रही है, पूजा अर्चना जैसी बातें की जाएंगी, तो वहाँ पर होता है आपका भक्ति रस। वीर रस, तो यहाँ पर आपका वीर रस ही होगा, जैसे आप इसको पढ़ते हो कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, यानी कि वीरों वाली बात की जा रही है। तो इस तरह के जो वीर रस होते हैं, इनको पढ़ने में आपके खून में उत्तेजना प्रकट हो जाती है, आप में एक अलग ही जोश पैदा हो जाता है इनको लाइनों को पढ़ते पढ़ते। तो वीर रस आप ऐसे पहचान सकते हो। हास्य रस, जहाँ पर भी हंसी का भाव होता है वहाँ पर होता है आपका हास्य रस। और श्रृंगार, श्रृंगार जहाँ भी प्रेम की बात की जाए, मिलने की या बिछोड़ने की, क्योंकि श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से देखिए हमारे प्रैक्टिस सेट कराने का यही तरीका है, जिससे आपके एक क्वेश्चन से उसके सारे जितने भी ऑप्शन हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 3 या 4 क्वेश्चन और कवर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको भक्ति रस बता दिया, वीर रस बता दिया, हास्य रस बता दिया और श्रृंगार रस बता दिया। 4 रस आपको मैं बता चुका हूँ। अब अगले प्रैक्टिस सेट में कोई और 4 आ जाएंगे तो उनके बारे में बता दूंगा। इनमें से 1-2 रिपीट हो जाएंगे तो ये आपके रिवीजन में चलते रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट करने से आप समझ सकते हो कि आपका कितना बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, मैं जो हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट्स हैं मैं उसमें बता भी चुका हूँ, 20, 17, 15 या 16। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए कल भी एक यमक अलंकार से हमारा एग्जाम्पल आया था। तो मैंने आपको बताया था कि यमक अलंकार में क्या होता है, 2 समान शब्द दिए रहते हैं या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, और प्रत्येक का अपना अपना अलग अर्थ होता है, यानी कि दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए काली घटा, घटा यानी कि जो बादल होते हैं उसको बोला गया है काली घटा। और यहाँ पर जो घटा है ये घटने की बात की गई है, डिक्रीज, यानी घमंड कम होने की बात की गई है कि जो काली घटा है उसका घमंड घटा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उपमा अलंकार में सा सम सी जैसे दिए रहते हैं और अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते ही हो, वर्णों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णों के कितने भेद हैं। बताना है कि वर्णों के कितने भेद हैं, 10, 7, 2 या 8। तो देखिए वर्णों के भेद आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्णों के भेद होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए बहुत ही आसान है, जब आपसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछता है तो आप उसको देखते ही समझ सकते हो, या आप उसको वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हो। इसी तरह से आप बहुवचन को देख सकते हो वाक्य में प्रयोग करके। तो बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है, मालिक, मालिक उठ गया या मालिक उठ गई। तो देखिए मालिक उठ गया, आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे मालिक उठ गई, या फिर बोलोगे कि मालकिन उठ गई। तो मालिक कैसा हुआ आपका पुल्लिंग। कहार, कहार जब आप शब्द सुनते हो
तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि उसकी कहार या उसका कहार। तो देखिए यहाँ पर बी और ऑप्शन डी योगिनी, ये दोनों के दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, और पाठक ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिए पिछले वाले में स्त्रीलिंग शब्द बताना था और इस वाले में बताना है आपको पुल्लिंग। सबसे पहला ऑप्शन नायिका। तो देखिए नायक होता है आपका स्त्रीलिंग और नायिका होती है, नायक होता है पुल्लिंग और नायिका होती है स्त्रीलिंग। तो हमें बताना है पुल्लिंग, तो पहला ऑप्शन खत्म। लेखक पुल्लिंग और लेखिका स्त्रीलिंग खत्म। बर होता है स्त्रीलिंग और वधु होता है, यानी कि ये तो विपरीत हो गए बर और वधु, लेकिन आप इससे भी समझ सकते हो दूल्हे को बर बोला जाता है और दुल्हन को वधु, तो वधु क्या हुई स्त्रीलिंग। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा धावक। धावक कौन होता है, रेसर, जिसको इंग्लिश में रेसर बोलते हैं, दौड़ने वाले, तो उसको बोलते हैं आप धावक। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। शिक्षक का बहुवचन होगा। तो देखिए शिक्षकों, शिक्षका, शिक्षिकाएं, ये तो स्त्रीलिंग हो गया, गलत। शिक्षका कुछ नहीं होता। और शिक्षक गण, तो मैं आपको बता दूं शिक्षक का बहुवचन शिक्षकों नहीं होता है, शिक्षक गण होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें गण लगाया जाता है, जन लगाया जाता है, तो इस तरह के शब्दों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। शिक्षकों होता है तिर्यक बहुवचन। शिक्षक का अगर आपसे तिर्यक बहुवचन पूछा जाता है, तिर्यक बहुवचन क्या होता है, जहाँ पर उसके बाद विभक्ति लग जाए। विभक्ति कौन सी होती है, को, का, इस तरह से आ जाए, जैसे शिक्षकों को, शिक्षकों के लिए, तो इस तरह से वो होते हैं आपके तिर्यक बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, कपड़ा। अब कपड़े में कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे से देख करके अपना आंसर टिक कर देंगे कि हमारा से वाले से हो जाएगा, कि यहाँ पर से दिया गया है तो से यानी कि हमारा किस में आता है, से करण में, तो यहाँ पर कर्ण कारक टिक कर देंगे। लेकिन जितने भी बच्चे कर्ण कारक टिक कर रहे हैं सभी का गलत होगा। देखिए आपसे रेखांकित शब्द में पूछा गया, यानी कि कपड़ा शब्द में पूछा गया कि कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर आपका होने वाला है कर्म कारक। वो कैसे, जब आप कपड़ा खरीदते हो तो कपड़े को खरीदोगे, ठीक है ना, तो कपड़ा को यानी कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद बताना है कि यह मेरी जो आपका रेखांकित शब्द है तो ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक या प्रश्नवाचक। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होगा आपको कि निजवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा। तो देखिए मैं आपका जो भी डाउट है, सारे जो भी कन्फ्यूज़न आपके सभी को क्लियर लिख करके चलता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जब निजवाचक आपसे बोला जाता है तो वहाँ पर आप शब्द का प्रयोग होगा, स्वयं शब्द का प्रयोग होगा, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह मेरी, यानी कि पतंग को बोला गया है, एक आपको पतंग दे दी गई है तो वो पूरे विश्वास के साथ बोलेगा कि यह मेरी पतंग है, कि निश्चित बात है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं, जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि यह पतंग किसकी है। सॉरी, ये वाला भी निश्चयवाचक होगा, गलत बोल दिया मैंने। जैसे कोई आया, जिसमें क्लियर नहीं है कोई आया यानी कौन आया, अनिश्चयवाचक है कि पता नहीं कौन आया है, तो इस तरह से आपका अनिश्चयवाचक होता है। निजवाचक आपको बता दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, कुछ, सॉरी कुछ नहीं, क्या, कौन, ऐसे, कैसे, तो ये वाले जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो कहाँ हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आपने खाना खाया, तो क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं, यह, वह, ऐसे, इस तरह से आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक जहाँ पर आपकी गिनती दे दी जाए। परिमाणवाचक, परिमाण होते हैं आपके नाप तोल वाले, और ये क्या है आपकी समझदारी, ये है आपका गुण। तो कौन सा हुआ, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा शब्द से बना विशेषण। चर्चाएं, चार्चा, चर्चित या चर्या। तो देखिए जहाँ पर भी आपसे विशेषण पूछा जाता है तो उसके बाद आपको नाउन लगा के देख लेना है। तो देखिए चर्चाएं व्यक्ति, चार्चा व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति या चर्या व्यक्ति, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, चर्चित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है,
धातु कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें बाकी कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? सीधे सीधे 6 भेद होते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव शब्द बने हैं, तो तद्भव शब्द कैसे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, जब मैं आपको तत्सम तद्भव कराए थे तब आपको यही बताया था कि तद्भव कितने प्रकार के होते हैं। तो तद्भव या बताया था आपको, तत्सम भी बताए थे आपको, पूरे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। तो संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं, और जो संस्कृत के ऐसे एज इट इज शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे के ऐसे ही हिंदी में रख दिए गए हैं, वे होते हैं हमारे तत्सम शब्द, और परिवर्तित जो हो गए हैं वो हो गए हमारे तद्भव शब्द। विदेशी शब्द जैसे उर्दू, फारसी, इंग्लिश, ये हो गए आपके विदेशी शब्द। हिंदी के मूल शब्द, तो हिंदी के मूल शब्द कौन से हैं? सारे के सारे ये हिंदी के मूल शब्द, यानी कि जिनको आप ये भी बोल सकते हो देश शब्द, या और भी बाकी के जो शब्द हैं आपके हिंदी के मूल शब्द। उर्दू शब्दों में बदलाव से, तो देखिए उर्दू शब्दों के बदलाव का तो कोई मैटर ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129, तत्सम शब्द पहचानिए। अब देखिए इनको भी पहचानने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जहाँ पर आपको पेट चीरा से नीचे लगा रहे टंगा हुआ, ऊपर को टंगा हुआ रहे, बड़ा से, इस तरह से यहाँ पर आपको दिखते हैं, वहाँ पर आपके अक्सर तत्सम शब्द होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको पहचानने का एक तरीका और है, जो मतलब थोड़ी कठिनाई के साथ बोले जाते हैं वो आपके तत्सम, और जो आसानी से बोले जाते हैं वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो यानी कि हमको इस पर बहुत ध्यान देना है। यूपी SSS में बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आजकल यूपी SSS का प्रत्येक एग्जाम में ऐसे ही होता है कि आपसे थोड़ा घुमा करके यानी कि नहीं दे देता है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। अब देखिए मुझे इतनी नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ इसलिए ताकि मुझे पता रहे कि आजकल एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जा रहा है, लेवल क्या चल रहा है, जिससे मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है नहीं, और नहीं पर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप पढ़ोगे पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, सेम, यानी ऑप्शन ए ही टिक करो। टाइम बचाने चक्कर में आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो नहीं पर भी ध्यान देना है। तो देखिए पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट है आपका नारी, महिला, औरत। तो नारी, महिला, औरत तीनों के तीनों पर्याय शब्द हैं। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक बिल्कुल अलग दिया है, आग, अग्नि, अनल। तो देखिए अनिल आपका अगर होता तब आपका वायु का हो जाता, और अनल दिया गया है तो अनल हो जाएगा आपका आग का पर्यायवाची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पहाड़, पर्वत और पुस्तक वाला, क्योंकि पुस्तक पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के दो तो पहाड़ के पर्यायवाची हैं, पहाड़ और पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि सही विलोम। तो सही विलोम आदान प्रदान, तो बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आदान निदान बिल्कुल गलत, आदान विदान भी गलत, और आदान समाधान भी गलत है, क्योंकि तीनों में आदान का ही विलोम पूछा है। तो जब आदान का प्रदान हो गया तो बाकी से हमको कोई मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। और शब्द का अनेकार्थी शब्द अन्य, अन्य तो है लेकिन उसका नहीं है। दूसरा, तथा, तो बिल्कुल सही। सब, परंतु, परंतु, अपना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तथा, और शब्द के ही अन्य अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये मैंने आपको कल भी बताया था, दुष्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूभर गलत। देखिए जो कार्य कठिन हो तो वह तो कठिन हो जाएगा, और जो कार्य किया ना जा सके वो आपका असंभव होगा। लेकिन जो काम करना कठिन हो, देखिए काम तो कठिन है ही, ये तो कठिन काम के लिए आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उस जो काम करना कठिन हो तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा आपका दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। नीर, नीर होता है पानी। नीम, तो नीम का पेड़ ही होता है, और नीड़ होता है घोंसला। नींद होता है स्लीप वाला सोना, यानी कि नींद। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है घोंसले के बारे में, यानी पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो घोंसले, नीड़ माने क्या होता है, घोंसला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी। बाकी के चार ऑप्शन भी आपको बता दिए गए हैं, तीन के तीन ऑप्शन, कि इनका मतलब क्या होता है। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनु उपसर्ग से बना शब्द। अनुचर, तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको पहला। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अनुपमा, तो कुछ बच्चे बोले सर अनुपमा, तो देखिए अनुपमा में होगा आपका अनुपसर्ग और बाकी का अन प्लस के उपमा। अंतर और अनुत्तर, इसमें हो जाएगा आपका अन प्लस उत्तर और इसमें हो जाएगा आपका अन प्लस के तर, यानी कि अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में आपका भूल प्लस के अक्कड़, तो भूल हो गया उपसर्ग और अक्कड़ हो गया आपका प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गीतांजलि। तो गीतांजलि में देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर भी आपको बता के चलूँगा। गीता प्लस के अन्य साफ साफ गलत है, अन्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। गीत प्लस के जली बिल्कुल गलत। गीतान प्लस के अंजलि, अगर यहाँ पर गीता दिया होता तब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत तगड़ा करके कि सर गीता प्लस की अंजलि क्यों नहीं है। तो देखिए गीता प्लस की अंजलि ठीक नहीं होता है, ये गीत प्लस की अंजलि ही होता है। हालांकि अगर आप रूल्स देखोगे तो उसके हिसाब से गीता प्लस अंजलि भी सही है, लेकिन जिसको मान्यता दी जाती है वो है आपका गीत प्लस की अंजलि। अगर आपको कहीं पे गीता प्लस अंजलि मिलता है फिर भी आपको गीत प्लस अंजलि ही लगाना है, अगर ऑप्शन में है तो। नहीं है और सिर्फ गीता प्लस अंजलि दिया गया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका सही होना ही होना है। लेकिन अगर बात की जाए कि गीता प्लस अंजलि और गीत प्लस अंजलि दोनों है तो किसको प्रेफरेंस देना है? तो देना है गीत प्लस अंजलि को। लिख करके रख लीजिए गीत प्लस के अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो कौन सा आपको उपयुक्त लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। देखिए जहाँ पर द्विगु दिया जाता है वहाँ पर आपसे एक संख्या पूछी जाती है। द्वंद्व समास में आपका विपरीत आता है और अव्ययीभाव में उपसर्ग से बने शब्द। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता था, बिल्कुल गलत, इसमें तो वाक्य का जो काल है वही बदल दिया गया है। मेरे से खाया जाता है, बिल्कुल गलत। मुझसे खाया नहीं जाता, तो देखिए यहाँ पर बोल दिया है नेगेटिव, तो इसका अर्थ नहीं बदलना है। मुझसे खाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण। तो देखिए पढ़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपका रोज़ क्या है? क्रिया विशेषण, लेकिन उसका भेद पूछा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्या रोज़ स्थान है? बिल्कुल नहीं। रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक, तो ये है आपका कालवाचक। रोज़, प्रतिदिन, तो ये आपका आता है कालवाचक क्रिया विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो ब्राह्म चिन्ह कराए थे, बाकी कल भी आपको बताया था मैंने। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक और योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घी के दिए जलाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना, रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो देखिए यहाँ पर आपका उपयुक्त अर्थ होगा खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर बी। जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताना है आपको। तो देखिए जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैंने आपको ट्रिक के साथ ये वाली भी कराई थी। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि क्या ट्रिक थी। तो देखिए ये थी हमारी मैथिली शरण गुप्त की। अब याद कैसे आया आपको? कि मैंने बताया था कि मैं थैली पी करके पहुँच गया एक प्रोग्राम में, वहाँ पर रंग में भंग डाल दिया। और जो शराबी होता है वो तो उल्टे सीधे काम करता ही है, किसी भी अच्छे खासे प्रोग्राम में पहुँच जाए वहाँ भी बखेड़ा मचा देता है। तो वहाँ पर उसने थैली पी रखी थी और वहाँ पर जा कर के भाई उन्होंने रंग में भंग डाल दिया। तो रंग में भंग भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। वहाँ पर जय से लड़ाई हो गई और उन्होंने कर दिया उसका वध, यानी उसका खून कर दिया, तो वहाँ पर जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध भी किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती दो मिलने वाले थे, पंचवटी में उन्होंने छुपा दिया था उसको। तो ये सब भारत भारती और पंचवटी ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो जैसे मुझे याद आ रही है वैसे ही आपको भी याद आ जाएंगी अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? सीधे सीधे महादेवी वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 146 से 150
गद्यांश दिया गया है, तो आज मैं आपको गद्यांश कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी गद्यांश है और बहुत अच्छा गद्यांश है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि आज का गद्यांश कितना ईजी है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, स्टोरी भी अच्छी है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसके क्वेश्चन है इतना ईजी है कि आप उसको बिन पढ़े भी कर सकते हो। लेकिन ये गद्यांश पढ़ाने के दो उद्देश्य हैं। एक तो आपका पैसेज कराना ही उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य कि आप जो पढ़ोगे, जो आपको जानकारी मिलेगी, तो उसका उद्देश्य आप इसको समझ कर, इसको पढ़ करके खुद समझ सकते हो। तो देखिए क्या उद्देश्य है इसको पढ़ाने का, आप इसको पढ़ के समझिए। विश्व में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, कैसी सभ्यता नहीं है, जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वन निरंतर घट रहे थे। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। तो आपको भी वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जितनी आवश्यकता है, अगर आप उतनी लकड़ी काट भी रहे हो तो उसके बदले आप और पेड़ लगाइए, जिससे आपके पर्यावरण के भी बना रहे। वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी को सुरक्षित रखने में भी सहायक हैं कौन? वन, यानी कि पेड़ पौधे। तो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पैसेज पढ़ाने का उद्देश्य क्या था और इस पैसेज को पढ़ने से आपका फ़ायदा क्या होगा और आप क्या समझे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन इतने आसान है कि अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तब भी आप इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। पहला क्वेश्चन, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ। तो वनों का मूल्य आंकना क्या होता है, उनका महत्व समझना। वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो देखिए, वनों का मूल्य आंक रहे हैं तो वनों का हम समझ रहे हैं महत्व। जब हमने महत्व समझा तभी तो हमको पता चला कि वन लगाने हैं, लेकिन पहले मूल्य आंका तो हमने उनका समझा महत्व। वनों को अत्यधिक नहीं काटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम के हिसाब से। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो आप में से कौन ऐसा बच्चा होगा जो ये नहीं समझ सकता कि आश्रय स्थल का अभिप्राय क्या है, यानी कि आश्रय स्थल का अर्थ। तो आश्रय स्थल भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या आश्रम का स्थान। तो देखिए, आश्रय होता है रहना और स्थल होता है स्थान, तो यानी कि रहने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वनों को काटना, बिल्कुल गलत बात। वनों को फैलाना, वनों को साफ करना या वनों को बचाना। तो देखिए, संरक्षण ही बचाना होता है, तो वनों को बचाना, किसी को सुरक्षित करना, तो उसको बचाओगे तभी तो सुरक्षित हो जाएगा वो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो देखिए, वनों की ही बात की जा रही है, तो किसके द्वारा होगी? वनों के द्वारा। तो धरती, किसान या समुद्र? एक बार को आप सोच सकते हो समुद्र। तो देखिए, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? समुद्र के द्वारा नहीं, वनों के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज़ हवाएं चलाकर करते हैं, छाया देकर करते हैं, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर? तो वन पर्यावरण की रक्षा वर्षा कराने में सहायक बनकर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो आज के ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन हिंदी के। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।